स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी दुनिया। मिसेस चोपड़ा की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई थी। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, रामेश्वर बाबू, दुनिया इतनी अकृतज्ञ है, मुझे मालूम न था। इसके आगे वो कुछ बोल न सकी। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, खैर, आप इन बातों पर ध्यान न दें। एक सच्चे हितैषी के नाते मैंने केवल आपको सचेत कर दिया है। मैं आपके ही सामने अधिक क्या कहूं, परंतु कभी कभी क्रोध आ जाता है और रोके नहीं रुकता। अभी निमंत्रण की लिस्ट में उन लोगों का नाम देखकर मैं अपने क्रोध का संवरण नहीं कर सका और इतनी बातें आपके सामने कह दी। किंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि जिसे आप अपना हितैषी समझती हैं, वो आपकी भूल है। वे ही लोग जो आपके सामने बहुत घुल मिलकर सज्जनता का स्वरूप रखकर आपसे बातें करते हैं, बाहर न जाने वे कितनी बुरी बुरी बातें बकते हैं। अब तो निमंत्रण जा चुके हैं, फिर भी आप जो कुछ कहें मैं उलटफेर करने को तैयार हूं। मिसेस चोपड़ा ने कहा। उनकी आवाज भारी, चेहरा विवर्ण और आंखें लाल थी। मैंने कहा, अब तो उलटफेर करना ठीक न होगा मिसेस चोपड़ा, परंतु आगे का आप ख्याल रखें। इन नर रूपी पशुओं से आप जितनी दूर रहें उतना ही अच्छा है। कहकर मैंने अपने घर की राह ली। जाड़े के दिन थे, रात के 10 बजे थे। अब भी नारायण क्लब में रोशनी थी। मैंने सोचा, चलकर देखूं तो सही कि यहां इतनी रात तक क्लब में कौन कौन महाशय विराजमान हैं। साइकिल दरवाजे पर टिकाकर मैंने अंदर कदम रखा ही था कि मिस्टर शुक्ला दौड़कर मुझसे लिपट गए। अरे आइए आइए रामेश्वर जी, कहिए, सब कुशल तो है ना? आप तो बहुत दिनों के बाद दिखे। मिस्टर रामलाल ने आंख मारते हुए कहा, अरे भाई, आजकल तो ये बड़े घर के मेहमान हैं। हम लोगों के पास आने तक का समय इनके पास कहां? जब उधर से छुट्टी मिले तब ना। प्रेम नारायण ने चुटकी ली। भाई, किस्मत इसी को कहते हैं। हम लोग चक्कर ही लगाते रह गए और हजरत ने वहां ऐसा रंग बांधा कि अब वहां किसी दूसरे की पहुंच नहीं हो सकती। कहते कहते उसने मेरी पीठ ठोकी। किसके विषय में कटुक्तियां थी मैंने सब समझ ली। फिर भी कुछ अनजान बनते हुए बोला, भाई, तुम लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आई। पहेली की तरह मत बुझाओ। साफ साफ कहो ना कि किस बड़े घर की मेहमानदारी मुझे मिली है। अरे, सुना है कल मिसेस चोपड़ा के लड़के का जन्मदिन है और बड़ा भारी आयोजन किया जा रहा है। 150 आदमियों को चाय पार्टी के लिए निमंत्रण भी बांटे हैं। सच है ना रामेश्वर जी? मिस्टर शुक्ला ने पूछा। मैंने कहा, सच भी हो सकता है और झूठ भी। मैं ठीक से नहीं कह सकता। पर मिसेस चोपड़ा के लड़के की वर्षगांठ और आप लोगों की इन उड़ी उड़ी बातों का क्या संबंध? मैं तो आपकी पहेली का अर्थ पूछ रहा था, जो अभी अभी आपने बुझाई थी। बनो न दोस्त, अभी वहीं से आ रहे हो और कहते हो कि मुझे मालूम नहीं। हम लोग हिस्सा तो लगाने आ नहीं रहे, फिर सच सच कहने में क्यों संकोच करते हो? एक कुटिल हंसी के साथ प्रेम नारायण ने मुझसे कहा। मेरे बदन में आग सी लग गई। फिर भी मैंने अपने क्रोध को दबाया।
मैंने सोचा भला देखूं तो सही कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। क्या आप लोग मिसेस चोपड़ा के विषय में कुछ कहना चाहते हो? मैंने पूछा। मिस्टर शुक्ला कुछ गंभीर होकर बोले, हाँ भाई रामेश्वर, हम नहीं चाहते कि तुम उस भूल भुलैया में भूले भूले फिरो। मिसेस चोपड़ा को कौन नहीं जानता, सारे शहर में उसकी चर्चा है भाई। एक नजर में तो वो लोगों को पागल बना देती है। औरत नहीं, जादूगरनी है। पर धिक्कार है मिस्टर चोपड़ा को, क्या उन्हें ये सब बातें मालूम न होंगी? प्रेम नारायण बोला, अरे भाई मालूम क्यों नहीं होगी? औरत की कमाई पर इतना बड़ा मकान खड़ा कर लिया है, नहीं तो 450 में आजकल होता ही क्या है? मिसेस चोपड़ा को नहीं देखते? रेशम छोड़कर दूसरी बात ही नहीं करती। देखा नहीं किस ठाठ से निकलती है, कपड़े सदा कीमती पहनती है, घर में 4-6 नौकर चाकर हैं। ये उन्हीं की तो कमाई है, नहीं तो बेचारे मिस्टर चोपड़ा के 450 में पूरा न पड़ता। क्यों भाई साहब? रामलाल ने घृणा भरे स्वर में कहा, भाई मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत है। उसे तो यदि गृहस्थ न कहकर वेश्या कहा जाए तो ठीक होगा, पर पुरुष से ऐसी बेशर्मी की बातें करती है, उनके साथ ऐसे खुलेआम फिरा करती है कि जैसे कोई वेश्या हो। पढ़ी लिखी औरतें क्या हमने नहीं देखी? पास ही की मेज पर बैठे हुए 2 सज्जन चाय पी रहे थे। अब तक इधर उधर की बातें चुपचाप सुन रहे थे। शायद बात उनके सहन शक्ति की सीमा से बाहर चली गई थी। इसीलिए एक सज्जन ने कहा, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न करिए। यदि आप लोग जरा ही पुचकारे जाएं, तो कल से मिसेस चोपड़ा की जूतियां चाटने को तैयार हो जाएं। आप इतना बकते हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि मिसेस चोपड़ा का चाल चलन खराब है? मिस्टर रामलाल के मुंह पर जैसे किसी ने थप्पड़ सा मार दिया। मिस्टर भगवती प्रसाद को देखकर वे जरा सकुचाए और बोले, आप क्या जाने, मुझे तो सब मालूम है। ये इतने आदमी जो कह रहे हैं, क्या सब झूठ है? भगवती प्रसाद ने तेज स्वर में कहा, मैं उन्हें पिछले 20 साल से जानता हूं। आपका तो परिचय भी नहीं उनसे, पर मैं तो उनके साथ वर्षों रहा हूं, एक साथ एक मकान में। हाँ, वो जिस प्रकार के वातावरण में पली हैं, वैसा ही उनका स्वभाव है। पर्दा उसने न बचपन में किया था और न अब कर सकती है। उसकी नजरों में स्त्री पुरुष एक समान है, इसीलिए वो सबसे खुलकर प्रेम पूर्वक बात करती है, उनसे प्रेम पूर्वक मिलती है। यही उसके आचरण का दोष है ना? किसी भी सुधार के काम में पुरुषों से भी सदा 2 कदम आगे रहती है, यही उनकी कमजोरी है ना? कहते कहते भगवती प्रसाद का चेहरा आरक्त हो गया। सब लोग चकित दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे। हम लोगों को अनुमान भी न था कि भगवती प्रसाद भी मिसेस चोपड़ा से परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग उन्हें परदेसी समझते थे। वे लाहौर से भी 2 महीना पहले ही आए थे। कुछ ठहरकर वे फिर बोले, लेकिन कहने वालों की जुबान पर कौन लगाम लगाई? चमड़े की जुबान ठहरी, जिधर चाहा हिला दिया। सत्येंद्र बीच में ही बात काटते हुए बोले, पर आप क्यों नाहक इन लोगों के मुंह लगते हैं? बकते हैं, बकने दीजिए। सूरज पर धूल फेंककर कोई उसके प्रकाश को धीमा नहीं कर सकता। धीरे धीरे रामलाल, प्रेम नारायण और मिस्टर शुक्ला खिसक गए। अब वहां पर मैं, सत्येंद्र और भगवती प्रसाद जी रह गए थे। हम लोग भी घर की ओर चले। रास्ते में मुझे संबोधित करके भगवती प्रसाद ने कहा, रामेश्वर जी, तुम में इतना साहस नहीं कि इनके मुंह पर थप्पड़ लगा देते। वो तो तुम्हें भी लांछन लगा रहे थे। मुझे तो ऐसी बातें कहते तो मैं बिना मारे न रहता।
हाँ, मेरे मुंह से कोई बात न निकली। सच बात तो यह है कि मिसेस चोपड़ा मेरे लिए भी एक पहेली सी हैं। आज साल भर से मैं उनके घर रोज जाता हूं। वो सदा ही प्रसन्न मुद्रा में मेरा स्वागत करती हैं। उनकी वाणी में वो मिठास है, चितवन में वो मोहकता है कि कभी कभी ये शक होने लगता है कि शायद उनका मेरे साथ अनुचित तरह का प्यार है। किंतु दूसरे ही क्षण में होश में आ जाता हूं जब मैं देखता हूं कि ठीक वैसा ही व्यवहार वे दूसरों के साथ भी करती हैं। वो इतनी मिलनसार हैं, स्वभाव में इतनी मधुरता है कि हर एक मिलने वाला यही सोचता हुआ जाता है कि उसके साथ ही ऐसा व्यवहार किया गया है, और साथ ही दुष्ट प्रकृति वाले भी यही सोचते हैं कि वो उन पर आसक्त है, इसीलिए ऐसा मधुर व्यवहार करती है। मिस्टर चोपड़ा लाहौर के रहने वाले बहुत ही उन्नत विचार के सज्जन पुरुष थे। वे कुछ साल पहले यहां इंजीनियर बनकर आए थे। बड़े ही नेक, मिलनसार और उदार चरित्र पुरुष थे। उनकी स्त्री भी उन्हीं के अनुरूप थी। उन्होंने किसी विद्यालय से कोई डिग्री तो न हासिल की, फिर भी उनकी शिक्षा बहुत ऊंची, विचार बहुत परिपक्व और आदर्श महान थे। पति पत्नी दोनों में बहुत प्रेम और विचारों में बड़ी समानता थी। ये एक आदर्श जोड़ी थी। मिसेस वीणा चोपड़ा अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उनके पिता सुधारक सभा के प्रेसिडेंट थे। बहुत पुरानी लकीरों के फकीर न थे। वीणा अपने पिता के साथ छुटपन से ही सभा सोसाइटियों में जाती थी और अक्सर व्याख्यान भी दिया करती थी। स्त्री और पुरुष उनके लिए समान थे। वो पुरुषों से भी उसी प्रकार निसंकोच भाव से मिलती जैसे कि स्त्रियों से। लेकिन पिछड़े हुए समाज में वीणा का इस प्रकार निसंकोच भाव से पर पुरुषों से मिलना, अकेली सभा सोसाइटियों में चले जाना, दूसरे व्यक्तियों के साथ अकेले वापस आना शायद पाप हो गया। पहले तो कुछ लोग अधिक न कह सकते थे, किंतु जब से अछूतोद्वारिणी सभा का निर्वाचन हुआ और शहर में इतने महानुभावों के रहते हुए भी अछूतोद्वारिणी सभा की अध्यक्षा वीणा देवी चुनी गई, और इस सिलसिले में उन्हें बहुत से व्यक्तियों से मिलना जुलना पड़ा, बहुत जगह आना जाना पड़ा। कई ऐसे व्यक्तियों से भी संसर्ग रखना पड़ता जिनसे शायद वीणा कभी मिलना भी नहीं चाहती थी। तो उन लोगों को खुलेआम बकने का मौका मिला जिन्हें वीणा की चालढाल न पसंद थी। उन्हें वीणा को दिया हुआ सम्मान फूटी आंख न सुहाता था। 1, 2, 3, 4 नहीं, वीणा के साथ जिसने भी सहानुभूति प्रदर्शित की, जिस किसी ने भी उसके साथ एक आध घंटे बात की, वो वीणा का प्रेमी हो गया। दूसरे दिन मिसेस चोपड़ा के यहां वर्षगांठ का समारोह था। 4 बजे कुछ स्त्री पुरुष का सम्मिलित भोज था। हम लोग सब पहुंचे, पर मिसेस चोपड़ा न थी। मालूम हुआ वे रात से कुछ अस्वस्थ हैं, इसीलिए खुद भोज में शामिल भी नहीं हो सकती। बीच में कई सज्जनों ने उनसे मिलकर सहानुभूति और धन्यवाद देना चाहा, पर मिस्टर चोपड़ा ने ये कहकर टाल दिया कि वे इस समय मिल न सकेंगी। आप लोगों को आने की कृपा के लिए धन्यवाद देता हूं। सब लोगों के चले जाने के बाद मैंने, भगवती प्रसाद ने और सत्येंद्र ने मिसेस चोपड़ा के ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। वो वहां बैठी अपने बच्चों को कपड़े पहना रही थी। मुझे देखते ही आदर प्रदर्शित करते हुए उन्होंने मेरा अभिवादन किया। भगवती प्रसाद और सत्येंद्र को भी उन्होंने कुछ न कहा, पर वे लोग बहुत समीप जाकर बैठ गए। अब मैं समझा इनका संबंध कितना घनिष्ठ है। क्या सचमुच आपकी तबीयत खराब थी? भगवती प्रसाद ने पूछा। जी नहीं, पर मैं इन लोगों के पास बैठना अपना अपमान समझती हूं। अब तो भूल हो गई, पर अब आप देखेंगे कि मेरे यहां मेरे कुछ इने गिने मित्रों को छोड़कर कोई दूसरा न आ सकेगा।
मिसेस चोपड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। उनके चेहरे पर कुछ ऐसी शांति, ऐसी निष्ठा और ऐसी गंभीरता थी कि हम लोगों को कुछ कहने का साहस न हुआ। वो किसी काम से अंदर चली गई। इसी अरसे में भगवती प्रसाद ने मुझे एक पत्र दिखलाया। पत्र पर सिर नामे की जगह कुछ न लिखा था। मजमून कुछ इस प्रकार था। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 1000 मुंह से आपकी प्रशंसा करूंगा तो भी नहीं कर सकता। मैं आज आपसे आपके प्रणय की भीख मांगता हूं। आप तो दाता हो। आपकी दयाशीलता प्रसिद्धि पा चुकी है। क्या मुझ भिखारी को भी संतुष्ट करेंगी? यदि आपने कृपा न की तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। आपका अनुचर। नाम किसी का न था। नीचे जो उत्तर भेजा गया था उसकी प्रतिलिपि थी। मैंने स्वप्न में भी न सोचा था कि आप मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। अपने मित्र की स्त्री के प्रति ऐसी कुभावना रखने के बजाय आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कृपया करके आप मेरे यहां पर तशरीफ न लाएं। पत्र पढ़कर मैंने विस्फारित नेत्रों से भगवती प्रसाद की ओर देखा। उन्होंने पूछा, पहचानते हो ना कि ये किसकी हस्तलिपि है? हाँ, अच्छी तरह से, मैंने कहा। तो फिर ऐसा चुका खाकर उनके खिलाफ न बकेंगे तो बेचारे क्या करेंगे? भगवती प्रसाद ने कहा, और हैं भी तो वो बिना दिमाग के पहले नंबर के उल्लू। फिर वो अपने 10-5 साथियों के दिमाग में भी उनके प्रति ऐसी कुभावनाएं भर दे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। किंतु आप किसी भी सहृदय व्यक्ति से पूछिए कि उनकी धारणा मिसेस चोपड़ा के विषय में क्या है, फिर वो आपको बतलाएगा। मैंने देखा भगवती प्रसाद की बातें अक्षरशः सत्य थी। अपने पर से शक मिटाने के लिए, अपना खिसियापन दूर करने के लिए मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्तियां नीच से नीच काम करने में भी नहीं हिचकती। मिसेस चोपड़ा ने प्रवेश करते हुए कहा, अरे ये किसकी जन्मपत्री देखी जा रही है? मिस्टर शुक्ला की, सत्येंद्र ने हंसते हुए कहा। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हां, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।